नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, देश के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर मोदी बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं। मोदी को सलाह देने वाले सारे चाणक्य भी मिलकर यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मोदी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि सवाल मोदी की सत्ता और साख दोनों का है। यहां मैं सत्ता के साथ साथ साख का सवाल क्यों उठा रहा हूं, यह आगे बताऊंगा आपको। पहले मोदी सरकार की उन गलतियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो संसद के इस विशेष सत्र में हुई हैं। अब ये गलतियां थीं यानी अनजाने में हुई हैं या कि जानबूझकर की गई हैं, ये अलग सवाल है। वैसे लगता तो यही है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ये गलतियां की हैं क्योंकि उसे उम्मीद रही होगी कि इनसे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। लेकिन यहां तो उन गलतियों के कारण बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आपने कल देखा ही है कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने किस तरह लोकसभा में संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को पढ़कर सुनाया। अधीर रंजन चौधरी ने संविधान की कॉपी भी दिखाई थी, लेकिन अब पता चला है कि कल नए संसद में प्रवेश करते वक्त संविधान की जो कॉपी सरकार ने दी, उसकी अंग्रेजी प्रति में जो प्रियम्बल है उसके प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द, ये दोनों शब्द गायब थे। आपको बता दूं कि 1976 यानी 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में ये शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़े गए थे। अधीर रंजन चौधरी ने इस बड़ी गलती की तरफ मोदी सरकार का ध्यान दिलाया और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर आज कोई हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता का विषय है। उनकी मंशा संदिग्ध है, ये बड़ी चतुराई से किया गया है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन सरकार तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से बेसुध कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने तो यह तक कह दिया कि पहले संविधान में ये शब्द कहां जुड़े हुए थे। सुनिए आप भी अधीर रंजन चौधरी की आपत्ति और कानून मंत्री के बयान को। आज हमें जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये शब्द नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व to constitute India into a socialist, secular, sovereign, democratic republic, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। हम जानते हैं कि ये दोनों सब शामिल हुई थी 1976 अमेंडमेंट की बात। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई संविधान हमें दे, उसमें अगर सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्दों की जिक्र न है, ये बड़े गहन दुश्चिंता की बात है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी है वो पुराने वाली पहले संविधान की कॉपी है और उसमें सेक्युलर जो वर्ड था वो मिसिंग है उस वर्ड से। संविधान संशोधन किया गया है तो इसके लिए किसकी आज्ञा ली गई है, किसकी इजाजत ली गई है? अधीर रंजन चौधरी और डोला सिंह दोनों ने आरोप लगाया। देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना। तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके। विपक्ष ने तो मोदी सरकार के मंत्री ने जैसा जवाब दिया है उसे सुनकर साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी की नीयत संविधान से इन शब्दों को हटाने की है। हालांकि ऐसा करना फिलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि कांग्रेस और बाकी विपक्ष संविधान का चौकीदार बनकर खड़ा हुआ है। इस बार चौकीदार चोरी नहीं होने देगा। अपनी एक गलती पर बुरी तरह घिरी मोदी सरकार पीएम मोदी के ही एक बयान के कारण दूसरे मोर्चे पर भी घिर चुकी है। इस बार मामला तेलंगाना के गठन का है, जिसके बारे में मोदी ने सदन में कथित तौर पर कहा है कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने में दोनों राज्यों में कड़वाहट और रक्तपात का माहौल बना। मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने उनसे तेलुगु में माफी मांगने की मांग कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा है कि तेलंगाना के शहीदों को अपमानित करने के लिए, या कहें कि मंगलवार को उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें साफ साफ
क्या कुछ कहा है आगे बताता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों को अपमानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसके लिए वो माफी मांगे। उन्होंने एक पोस्ट तेलुगु में करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना के शहीदों और उनके बलिदानों को अपमानित करने वाली टिप्पणी तेलंगाना के अस्तित्व और स्वाभिमान का अपमान है। #PM शुड अपोलोजाइज टू तेलंगाना। राहुल ने एक्स पर यह हैशटैग भी लिखा है और इसके बाद कई और कांग्रेस नेताओं ने मोदी से माफी की मांग करते हुए उसी हैशटैग का इस्तेमाल किया है। TPCC प्रमुख ए रेवंत रेड्डी ने कहा है, यानी कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख जो कांग्रेस के नेता हैं, यानी ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यह भयावह है कि मोदी ने तेलंगाना के बलिदान और तेलंगाना की लड़ाई की भावना को बदनाम किया। तेलंगाना देने वाली पार्टी और तेलंगाना के लोगों की भावनाओं को समझने वाली पार्टी के रूप में राहुल जी ने मोदी की टिप्पणियों का खंडन किया है। हमें भाजपा को भगाना चाहिए। वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी BRS के नेता और वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री T हरीश राव ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने संसद में झूठा दावा किया कि यहां के लोगों ने तेलंगाना राज्य के गठन का जश्न नहीं मनाया। उन्हें एहसास होना चाहिए कि लोग तेलंगाना के गठन का खुशी से जश्न मना रहे हैं। लोग खुश हैं कि राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री और सभी भाजपा नेताओं को इस तथ्य का एहसास होना चाहिए। तो दोस्तों, बीजेपी और मोदी के विरोध में BRS और कांग्रेस दोनों उतर आए हैं। वैसे भी तेलंगाना में बीजेपी के सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है और जो थोड़ा बहुत जनाधार बना भी है, बचा भी होगा, तो वो मोदी के इस बयान के कारण कमजोर पड़ गया होगा। 3 दिन पहले आपने देखा कि AIADMK तमिलनाडु में बीजेपी से अलग हो चुकी है। केरल, कर्नाटक में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी कमजोर हो रही है और अब तेलंगाना में उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। यानी दक्षिण का रास्ता तो अब बीजेपी भूल ही जाएगी। घरेलू मोर्चे पर मोदी के राज में बीजेपी कमजोर हो गई है और विदेशों में भी मोदी की साख पर बट्टा लग रहा है। जी हां, जो बात कह रहा हूं जरा गौर से सुनिए। G20 को भुनाने का कोई तरीका, कोई मौका मोदी जी ने नहीं छोड़ा, आपने देखा। और संसद के विशेष सत्र में भी बार बार G20 की बात मोदी कर रहे हैं। मोदी की रणनीति अगले चुनावों तक G20 के मुद्दे को चलाने की है और जगाए रखने की है, ताकि लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर भावुक करके बीजेपी के लिए वोट हासिल करें। मोदी अपनी चुनावी रैलियों में भी कह रहे हैं कि G20 के कारण भारत का नाम दुनिया भर में छा गया है, लोग हमारी ताकत को समझने लगे हैं। लेकिन मोदी के इन दावों को कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने एक झटके में धो दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में रहने वाले सिख नेता की हत्या का भारत से कनेक्शन होने का बड़ा आरोप लगाया है। इस आरोप की आंच में दोनों देशों के संबंध झुलस रहे हैं। ट्रूडो ने साफ कह दिया है कि भारत सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखाने की जरूरत है। हम किसी को उकसाना नहीं चाहते। और अब कनाडा इस मामले को बाकी देशों तक भी पहुंचा रहा है। कनाडा G7, नाटो और फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का भी सदस्य है। फाइव आइज में कनाडा के साथ ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। इन चारों देशों ने इस मामले पर अपने तरीके से चिंता जतलाई है। अमेरिका ने कहा है कि ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि हम कनाडा की इस जांच का समर्थन करते हैं कि भारत सिख नेता की हत्या के मामले में शामिल था या नहीं। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि भारत के खिलाफ इस आरोप को लेकर वो काफी गंभीर है। तो ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक से लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनीज, सभी के साथ मोदी की बड़ी दोस्ताना अंदाज वाली फोटो आती रहती है। दोस्तों, आप सब देखते हैं। लेकिन क्या ये देश अपनी दोस्ती निभाएंगे या मोदी को उलझन में डाल देंगे? ये भी मोदी सरकार के सामने एक बड़ा सवाल आ गया है। वैसे भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन दुनिया के मुंह को बंद करना अब मुश्किल हो गया है। दुनिया भर के मीडिया में फिर से मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत पर कनाडा के आरोपों को तोप के गोलों की तरह बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, अगर निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ निकला तो यह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए शर्मनाक स्थिति होगी। वॉशिंगटन पोस्ट में मिहिर शर्मा लिखते हैं कि अगर भारत ने वाकई पश्चिमी देश की जमीन पर ऐसा काम किया है तो इससे टकराव और ज्यादा बढ़ जाएगा। PM मोदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में भारत के पारंपरिक रवैये को बदलने की कोशिश में दिखते रहे हैं। 2019 में कश्मीर में हुए हमले के बाद घर में घुसकर मारेंगे जैसी बातों का भी
प्रचार हुआ। सब जानते हैं कि पीएम मोदी का इशारा पड़ोसी देश में पनाह लिए हुए चरमपंथियों की ओर था। इसके साथ ही अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने भारत और कनाडा संबंधों के टूटने पर एक विस्तृत रिपोर्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत कनाडा संबंध बिगड़ने की शुरुआत G20 सम्मेलन के दौरान तभी हो गई थी जब पश्चिमी देशों की तरह औपचारिक तौर पर मोदी और ट्रूडो के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है दोस्तों कि भारत इजराइल जैसा दिखने की उम्मीद कर रहा होगा, मगर खतरा यह है कि वो दुनिया में रूस की तरह न देखा जाने लगे। जी, बहुत बड़ी बात यहां कही है। तो जितने मुंह दोस्तों उतनी बातें, और कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत सरकार ने कनाडा में आतंकवादियों को मारा, यह कहकर जस्टिन ट्रूडो ने मोदी के 2024 चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। मोदी सरकार के रवैये को लेकर यह जो धुआं उठ रहा है वो बिना किसी आग के उठा है या कहीं कोई चिंगारी सुलगाई गई है, यह पता लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल यही दिख रहा है दोस्तों कि मोदी को न G20 से अभी कोई फायदा मिल रहा है, न संसद के विशेष सत्र से फायदा हो रहा है। जो दांव भी मोदी चल रहे हैं वो उल्टा ही पड़ रहा है। तो क्या इन उल्टे दावों के बीच अपनी साख और सत्ता बचा पाएंगे मोदी? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।